हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे और अपनी एग्जाम की पूरी से तैयारी कर रहे होंगे। ये 2023 है, इसमें आपको पूरी कोशिश करनी है कि 2023 में आपकी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि 2023 में बहुत सारी भर्ती आने वाली है, क्योंकि 2024 में आपके इलेक्शन है, तो उसकी वजह से बहुत सारी भर्ती आएंगी। तो पूरी कोशिश करिए कि 2023 ये जो साल है ये आपके लिए ऐसा साल हो कि जिसमें आपको नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो हमारी वीडियो है किस चीज की वीडियो, ये वीडियो है आज के इतिहास की वीडियो। आज तारीख क्या है, 13 फरवरी। तो आज के इतिहास की वीडियो में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी जिस दिन डेट होती है, जैसे आज डेट क्या है 13 फरवरी, तो 13 फरवरी को इतिहास में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई होंगी वो सारी हम पढ़ेंगे। हमारी हिस्ट्री, हमारे इतिहास, हमारे पास में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है वो सब हम लोग पढ़ते हैं जिस भी डेट को। तो जैसे आज 13 फरवरी है, तो 13 फरवरी को जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी हमारे देश के अंदर या फिर हमारे देश के बाहर, ऐसी घटनाएं जिन्होंने कुछ ना कुछ प्रभाव डाला हो, है ना, और जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन सी है, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाए वही महत्वपूर्ण है ना। बाकी कुछ भी किया हो उन घटनाओं ने, लेकिन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हमको वो पढ़नी है, जो जिन्होंने एग्जाम, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हो, हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे देश के अंदर, हमारे के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी आज के दिन जो भी हुई थी। तो पहली है आपकी 13 फरवरी 1879, 13 फरवरी 1879 को क्या हुआ, भारत कोकिला कहे जाने वाली तथा स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ। तो जी आज के दिन हुआ था सरोजिनी नायडू जी का जन्म। सरोजिनी नायडू जी को और किस नाम से बुलाया जाता था, भारतीय कोकिला। भारतीय कोकिला इनको बुलाया जाता था। हिंदी में भारतीय कोकिला, इंग्लिश में द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ओके, भारतीय कोकिला हिंदी में और द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इंग्लिश में। ठीक है, इन्होंने किसने इनको ये नाम दिया था, ये नाम इनको दिया था महात्मा गांधी जी ने। किसने, महात्मा गांधी जी ने इनको ये नाम दिया था। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो चीज तो लिखी, ये तो लिखा हुआ है स्वतंत्रता सेनानी थी, देखिए बहुत बड़ी कविता भी लिखती है, मतलब बहुत बड़ी जो है कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पोएट, और हिंदी में बोले तो कविता लिखने वाली जो होती है, लेखक भी थी, है ना, कविताएं लिखा करती थी, बहुत अच्छी, मतलब कवि थी, बहुत कविताएं लिखा करती थी, बहुत अच्छी अच्छी। तो जो इनकी कविता थी वो इतनी अच्छी होती थी जब उन्हें गाया करती थी, इस वजह से गांधी जी ने इनका नाम, इनको क्या नाम दिया, क्या उपाधि दी कि ये भारत की कोकिला है। कोकिला मतलब कोयल होती है ना, कोयल की आवाज बहुत सुरीली होती है, बोलते हैं जो कोयल पक्षी होती है, तो उसकी उससे इनको नाम दिया गया भारतीय कोकिला, इंग्लिश में द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ओके, और इनके बारे में आपको बताऊं, इनका जीवन बताता हूं, इनका जीवन काल क्या है पूरा। देखिए 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ। 1879 को इनका जन्म हुआ, ये तो इनका जन्म हो गया। इनका मृत्यु कभी, इनकी मृत्यु हुई 2 मार्च 1949 को इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, तो 2 मार्च 1949 को इनकी मृत्यु हुई थी और 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ था। ओके, तो ये इनका जीवन काल है। और इन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या अचीवमेंट किया, मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। देखिए पहली चीज, स्वतंत्रता सेनानी है, इसका मतलब स्वतंत्रता के लिए तो काम किया ही होगा। एक इनके बहुत फेमस काम है जिसके बारे में आपको बताऊंगा अभी, कि ये महिलाओं के लिए इन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। इंग्लिश में बोलूं तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के लिए कि महिलाओं को उनके हक मिले, महिलाओं को सारे हक मिले, उनको पढ़ने का अधिकार हो, नौकरी करने का अधिकार हो, इन सब के लिए इन्होंने, सरोजिनी नायडू जी ने बहुत काम किया है। अच्छा, आज का तो दिन है ना 13 फरवरी, इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। तो क्यों मनाया जाता है क्योंकि जो सरोजिनी नायडू जो है इन्होंने इतना काम किया है महिलाओं के लिए, तो इन्हीं के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए किस चीज के लिए मनाया जाता है आज का दिन। आज का दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम पे, या फिर इंग्लिश में बोलो तो नेशनल वुमेन डे, नेशनल वुमेन्स डे, या फिर हिंदी में बोलो तो राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम पे बनाया जाता है आज का दिन। तो इससे तो पता चलेगा कि महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। दूसरा, ये जो है स्वतंत्रता सेनानी थी, इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए भी काम किया। तीसरा, ये बहुत बड़ी कवि भी थी, है ना, ये बहुत बड़ी कवि भी थी। कवि नहीं, कवित्री बोल दो, है ना, लेडीज थी तो कवित्री बोल सकते हो, बाकी बात एक ही है, कवि थी मतलब कविता लिखा करती थी, कवित्री थी तो कविता लिखा करती थी। ठीक है, फिर और इनके बारे में आपको बताऊं, हाँ, जो 2-3 चीज मेन पॉइंट है इनके लिए, जो फैक्ट है इनके बारे में। क्या फैक्ट है, देखिए ये पहली ऐसी महिला थी, कौन, सरोजिनी नायडू जी ये सरोजिनी नायडू जी पहली ऐसी महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस उस समय पे उसकी प्रेसिडेंट बनी थी, है ना, उसकी प्रेसिडेंट बनी थी, राष्ट्रपति बनी थी, मतलब उसकी हेड बनी थी, किसकी, जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी पहली ऐसी महिला थी। ये पहली ऐसी महिला थी। तो फर्स्ट वुमेन थी, फर्स्ट
वुमेन बोल दो या फिर महिला बोल दो, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या बनी थी, प्रेसिडेंट बनी थी। कब से कब बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी 1925 से 1926 तक, क्योंकि एक ही साल के लिए चुना जाता था एक प्रेसिडेंट को। तो ये पहली ऐसी महिला प्रेसिडेंट थी जो बनी थी किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कब से कब तक? 1925 से लेकर 1926 तक। और दूसरी इनके बारे में एक फैक्ट बताऊं आपको, ये पहली ऐसी महिला थी, ये पहली ऐसी महिला थी जो किसी भी राज्य की राज्यपाल बनी थी। राज्यपाल मतलब गवर्नर बनी थी, किसी भी राज्य की गवर्नर बनी थी भारत में पहली बार। ये पहली ऐसी महिला थी। कौन से राज्य की बनी थी? ये बनी थी जी यूपी की। देखिए यूपी को इस समय पे क्या बोलते हैं? इस समय पे तो यूपी को उत्तर प्रदेश बोलते हैं, लेकिन उस समय पे जब हमारा देश आजाद हुआ था उससे पहले उसको क्या बोलते थे? यूनाइटेड प्रोविंस। क्या बोलते थे? यूनाइटेड प्रोविंस। ये उत्तराखंड वाला इलाका बीसी में आता था और आसपास के थोड़े बहुत इलाके बीसी में आते थे, इसको बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस। अब इसका नाम क्या हो गया? वो जब भी यूपी था वो अब भी यूपी है, लेकिन उस टाइम पे यूपी का मतलब क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। और इस टाइम पे यूपी का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश। तो जो यूनाइटेड प्रोविंस है उसकी पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल, मतलब पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ठीक है ना? पहली महिला राज्यपाल बनी थी कौन? सरोजिनी नायडू जी। तो कब से कब तक बनी थी वहां की महिला राज्यपाल? ये बनी थी आपकी 15 अगस्त 1947 या 1947 से लेके जब तक इनकी मृत्यु हुई थी 2 मार्च 1949, 2 मार्च 1949 से 1949 या 1949 तक ये क्या क्या रही थी? ये रही थी राज्यपाल। कहाँ की राज्यपाल? मतलब गवर्नर रही थी। कहाँ की? यूपी की। यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंस। उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस, आज वही यूपी वाला इलाका जो उसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं, थोड़ा सा जो थोड़े बहुत हिस्से अलग हो गए, जैसे उत्तराखंड अलग हो गया और और भी थोड़े बहुत हिस्से अलग हो गए। तो वहां की क्या थी? पहली राज्यपाल थी। तो जैसे ही देश हमारा आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को हुआ था 1947 को, तभी वहां की राज्यपाल बन गई थी। तो पहली महिला राज्यपाल थी वहां की। मतलब ये वहां की तो थी, यूपी की तो थी पहली महिला राज्यपाल, लेकिन पूरे भारत में जिसने पहली बार, जिस महिला ने पहली बार राज्यपाल का पद संभाला था, वो कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। पहली जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसकी महिला प्रेसिडेंट कौन थी? महिला प्रेसिडेंट कौन थी? ये आपकी सरोजिनी नायडू जी। कब से कब तक? 1925 से 1926 तक। फिर राज्यपाल रही थी, पहली महिला राज्यपाल यूपी की, यूनाइटेड प्रोविंस की, 15 अगस्त 1947 तक, तो 2 मार्च 1949 तक। इनका जीवन मैंने आपको बता दिया कब से कब तक है। फिर इनको महात्मा गांधी जी ने एक उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी? भारतीय कोकिला की। और इंग्लिश में बोलूं तो द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। लेकिन मुझे थोड़ी खांसी हो रही है, उसकी वजह से बीच बीच में थोड़ी परेशानी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी 13 फरवरी 1916, मतलब 1916। 13 फरवरी 1916 को क्या हुआ? भारतीय सेना के कमांडर जगजीत सिंह अरोड़ा का जन्म। तो ये जो भारतीय सेना के कमांडर रह चुके हैं कौन? जगजीत सिंह अरोड़ा। इनका आज के दिन जन्म हुआ था। ठीक है, जगजीत सिंह अरोड़ा को ना आप सबने देखा होगा, है ना? मतलब फोटो देखा होगा, वैसे तो सब मैंने भी नहीं देखा, किसी ने नहीं, बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, वैसे तो मैं कह रहा हूँ फोटो देखा होगा। ठीक है, एक बहुत आइकॉनिक, एक बहुत फेमस फोटो है ना? एक बहुत आइकॉनिक, मतलब एक बहुत ही आइकॉनिक फोटो है। कौन सी फोटो? जब 1971 का युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया था, है ना? जो अपने पाकिस्तान ने हथियार मतलब घुटने टेके थे अपने, तो उनका जो उस टाइम पे उनका जो वो था लीडर था, उनकी आर्मी का जो भी वो था कमांडर था, उसने ए के नियाजी, जो उनका लीडर था, पाकिस्तान की आर्मी का लीडर था, उसका नाम क्या था? ए के नियाजी। उसने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, उसको पेपर पे साइन किया था। तो वो फोटो आप सबने देखी होगी। एक तरफ तो नियाजी बैठा हुआ है, एक तरफ जो दूसरी तरफ बैठे हैं वो पंजाबी, पगड़ी बांध के बैठे हुए ना पंजाबी, वो कौन है? वो है आपके जगजीत सिंह अरोड़ा जी। वो फोटो सबने देखी होगी मेरे हिसाब से, ज्यादातर, मतलब मेरे हिसाब से अगर आप सबने भी ना देखी हो तो 99% लोगों ने तो देखी होगी, 2-4 लोगों ने शायद ना देखी हो, आप गूगल करके देख लीजिएगा। तो 1971 का जो युद्ध था, जब पाकिस्तान ने उसमें सरेंडर कर दिया था, अपने घुटने टेक दिए थे, उसके बाद उसने पेपर साइन किए थे। तो वो जो फोटो है जिसमें 2 लोग उस सीट पे बैठे हुए हैं, मतलब 2 सीट पड़ी हुई है, टेबल पे आगे साइन कर रहे हैं, तो जो 2 लोग बैठे हैं, एक तरफ तो जो पाकिस्तान का कमांडर था ए नियाजी, वो था ए के नियाजी, और दूसरी तरफ जगजीत सिंह जी थे। ओके, तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये जब मैं आपको ये वीडियो इसका थंबनेल बनाऊंगा ना, तो उसमें भी डाल दूंगा ये, है ना? तो आप देख के उसे समझ जाओगे। थंबनेल में आज यही वाला फोटो डालूंगा मैं, जगजीत सिंह जी का। तो इनका जन्म हुआ था आज के दिन, ठीक है। और इनके बारे में कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं, इसी से आप समझ गए कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर भी मैं इनके बारे में बहुत सारी बातें आपको बताता हूँ। इनका जन्म कब हुआ? जन्म तो पता ही चल गया होगा, 13 फरवरी 1916 में। 13 फरवरी 1916 को इनका जन्म हुआ था। और कब तक, मतलब इनकी मृत्यु कब? इनकी मृत्यु है 3 मई 2005 को। 3 मई 2005 में इनकी मृत्यु हुई है। दिख रहा है ना आपको साइड में? हाँ दिख रहा है।
तो 3 मई 2005 को इनकी मृत्यु हुई है। ये इनका पूरा जीवन काल है, ठीक है, ये इनका पूरा जीवन काल है। अब इनके बारे में आपको बताता हूं कि इन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन कब किया, मतलब इनका ईयर ऑफ सर्विस, इन्होंने कब से कब तक सर्विस करी भारतीय सेना के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। तो ईयर ऑफ सर्विस बताते हैं हम, यहाँ पे लिख देता हूँ ईयर ऑफ सर्विस इनकी कब से कब तक है। ईयर ऑफ सर्विस है इनकी 1939 से लेके 1973 तक, 1973 तक, मतलब 1973 तक, है ना, इनकी क्या है सर्विस है पूरी, जो इन्होंने इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस दी है, जो इन्होंने जॉब की है इंडियन आर्मी में। तो अगर इस टाइम पीरियड को देखें हम लोग, इस टाइम को देखें, ये जो पूरा समय है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा देश जब तक आजाद हुआ उससे पहले इसमें सेना में सॉरी, तो हमारा देश जब तक आजाद हुआ उससे पहले हमारी सेना में भर्ती हो चुके हैं। तो इसका मतलब इन्होंने अंग्रेजों के अंदर भी काम किया होगा, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, जो अंग्रेजों की भारतीय सेना थी, उसके अंदर इन्होंने काम किया होगा। तो हाँ, अगर मैं इनके जीवन काल की बताऊं, इन्होंने तो इन्होंने कौन कौन सी लड़ाई में भाग लिया है भारत की में, देखिए सबसे पहली लड़ाई जिसमें इन्होंने भाग लिया था वो थी दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई। तो यहां लिख देता हूं, वर्ल्ड वॉर 2 की जो लड़ाई थी उसमें इन्होंने WW मतलब वर्ल्ड वॉर मतलब विश्व युद्ध, जो द्वितीय था दूसरा विश्व युद्ध था, उसकी लड़ाई में इन्होंने हिस्सा लिया था। तो कौन सी वाली युद्ध में इन्होंने हिस्सा लिया था, जो म्यांमार, जो बर्मा है आपका, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, तो बर्मा को जो कब्जाने वाला काम, जिसमें मतलब जो उधर से दूसरी तरफ से कौन लड़ रहा था, उधर से जापान की आर्मी लड़ रही थी और इधर से हिंदुस्तान, ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी लड़ रही थी, है ना, अंग्रेजों की जो हिंदुस्तान की आर्मी थी, क्यों, बर्मा को बचाने के लिए, क्योंकि अंग्रेज क्या चाह रहे थे, वो अंग्रेज नहीं सॉरी जापान वाले क्या चाह रहे थे कि हम ये जो बर्मा है इसको कैसे भी कब्जा लिया जाए, जो म्यांमार वाला हिस्सा है ना, अब इसको म्यांमार कहते हैं, पहले उसको बर्मा कहते थे, ठीक है। तो उस लड़ाई में ये थे, बर्मा वाली लड़ाई में ये थे, जो दूसरे विश्व युद्ध की बर्मा वाली लड़ाई थी उसमें थे। फिर उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो जो पहला इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, कब, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1947 में जो हुआ था, 1947 और 48 वाला जो युद्ध हुआ था, जिसमें पीओके वाला हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा लिया था, है ना, वो वाला जो युद्ध था वो हुआ, उसमें थी ये। फिर उसके बाद 1962 का जो चाइना वाला युद्ध हुआ था उसमें भी ये थे। अच्छा देखिए, चाइना वाला जो युद्ध होता है, देखिए कई बार ना जब आप पेपर में पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, आपने इंग्लिश में पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा, तो पता है चाइना का जो युद्ध होगा ना, जहां पे इंडिया चाइना मतलब चाइना की किसी के साथ भी बात हो रही होगी, तो वहां पे ऐसे भी लिखा आ सकता है, ऐसे सीनो, है ना, सीनो लिखा आ सकता है। तो सीनो, जैसे अगर 1962 भारत और चाइना के युद्ध की बात करूं तो क्या लिखा होगा, सीनो इंडिया वॉर 1962, ये लिखा होगा। अब सीनो क्या है, देखिए चाइना को सीनो भी बोलते हैं, ठीक है, इनका कोई पुराना नाम था सीनो करके, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कब क्या नाम था, तो वो सीनो जो नाम है ना, उसी के नाम पे इनका नाम सीनो भी रख देते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया को इंडो बोल देते हैं, है ना, उसी तरह सीनो जो है चाइना को ही बोला जाता है। तो अगर कहीं पे सीनो लिखा हो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सीनो का मतलब क्या है, सीनो का मतलब है यहाँ पे चाइना की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अब हम कहां थे, इन्होंने देखा, हमने किस की बात कर ली, दूसरे विश्व युद्ध में, जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो बर्मा वाली लड़ाई थी उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। फिर 1947 इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में इन्होंने हिस्सा लिया। फिर 1962 इंडिया चाइना वाले युद्ध में इन्होंने हिस्सा लिया। फिर 1965 इंडिया पाकिस्तान वाले युद्ध में इन्होंने मतलब हिस्सा लिया। फिर 67 में चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ था, 67 में, है ना, 1967 में, मतलब युद्ध तो नहीं था वो, है ना, पर थोड़ी सी झड़प हुई थी। कहां पे हुई थी, सिक्किम में एक जगह है नाथुला पास करके एक जगह है, वहां पे क्या चाइना की आर्मी ने हमला कर दिया था, वहां पे इंडिया जो फोर्स थी उसमें हमला कर दिया था चाइना के कुछ आर्मी के लोगों ने। क्यों, क्योंकि वो जो नाथुला पास था उसको कब्जाना चाहता था, कौन, चाइना, लेकिन अब वो चाइना उसे कब्जा नहीं पाया था, तो वो जो था उस लड़ाई में भी इन्होंने हिस्सा लिया था, है ना, 67 की में। फिर उसके बाद 1971 की लड़ाई आई, उसमें 71 की लड़ाई आई, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया, उसमें तो एक कमांडर थे ही। तो किस चीज की कमांडिंग कर रहे थे, जो ईस्टर्न वो थी ना, जो ईस्टर्न मिलिट्री थी हमारी, ईस्टर्न आर्मी जो थी, जो ईस्टर्न जो हिस्सा था उसके लिए लड़ रही थी। अब ईस्टर्न हिस्सा कौन सा था, देखिए जब भारत का पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, एक तो इधर पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, और दूसरा जो आज का बांग्लादेश है वो। तो जो आज का बांग्लादेश है उसको क्या कहते थे, ईस्ट पाकिस्तान, है ना, ईस्ट पाकिस्तान उसको बोलते थे। तो ईस्ट पाकिस्तान की तरफ जो हमारी आर्मी गई थी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान हमारी दोनों तरफ है, तो अगर हमें पाकिस्तान से लड़ना है, ऐसा अगर मान लो हम खाली युद्ध, देखिए बेसिकली जो युद्ध चला था वो ज्यादातर युद्ध तो यही चला था ईस्ट पाकिस्तान के पास, लेकिन हमको ये भी तो था कि ऊपर से हमला ना कर दे, क्योंकि हमारे ऊपर जो पहला हमला हुआ था उनकी एयरफोर्स के द्वारा, वो इन्होंने असली मतलब जो अब का पाकिस्तान है यहाँ से किया था, है ना, ये भुज वगैरह और जो हमारे आगरा वाला जो एयरफोर्स वाला वो पूरा कैंप है, इन सब पे उसने हमला किया था, जम्मू कश्मीर वाला, तो किया हमसे वहीं किया, हमारे ऊपर वहीं से गया था। तो
हमको तो दोनों तरफ देखना था, ये टू फ्रंट वॉर चल रही थी, हमको दोनों तरफ देखना। टू फ्रंट मतलब यहाँ पे दोनों तरफ से लड़ाई हो रही हो, तो इस वजह से इंडिया को दोनों देखने थे। तो आधी जो फोर्स थी वो ऊपर की तरफ लग रही थी, मतलब जो आज का पाकिस्तान है वेस्ट पाकिस्तान, और जो आधी फोर्स थी वो लग रही थी ईस्ट की तरफ, है ना। तो ये जो ईस्ट की फोर्थ तरफ जो फोर्स लग रही थी, उसको जो हेड कर रहे थे, उसको जो कमांडर थे, वो कौन थे? वो थे आपके जगजीत सिंह अरोड़ा जी, है ना। तो ये इंडिया की जो फोर्स थी उसको, और जो बांग्लादेश था उस समय पे, जो आगामी लीग थी ना, आगामी लीग, उसको भी यही ऑपरेट कर रहे थे, दोनों फोर्सेस को वही ऑपरेट कर रहे थे। क्योंकि आगामी लीग कौन थी? कि जो आपके जो बंगाली लोग थे, जो ईस्ट पाकिस्तान की आजादी के लिए, मतलब उसको बांग्लादेश बनाने के लिए जो लोग लड़ रहे थे, उनको ट्रेन कौन कर रहा था? उनको भी इंडियन आर्मी ट्रेन कर रही थी, और उनका जो नेतृत्व कर रहा था वो भी यही कर रहे थे। कमांडर कौन? जगजीत सिंह अरोड़ा जी। ओके, फिर इन्होंने रिटायरमेंट ले ली उसका युद्ध के बाद, जो 1971 का युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद इन्होंने 73 में रिटायरमेंट ले ली। और रिटायरमेंट के बाद देखिए इनके बताऊं, इन्होंने फिर उसके बाद अकाली दल ज्वाइन कर लिया। अकाली दल क्या है? अकाली दल एक पंजाब की पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसको ज्वाइन कर लिया। अभी भी है पंजाब में वो पार्टी अकाली दल, लेकिन उस समय पर अकाली दल का राज चलता था, लेकिन अब कोई ऐसा राज कोई खास चलता नहीं है अकाली दल का। तो अकाली दल जो है उसको ज्वाइन कर लिया, और ये एमपी भी रहे, है ना, ये एमपी भी रहे हैं अकाली दल से। अकाली दल से जीतने के बाद ये एमपी भी रहे, कहां पे? लोकसभा में एमपी भी रहे। इनके बारे में मैंने आपको बताया। हाँ, इनको अवार्ड के बारे में रह गया कि इनको कोई अवार्ड मिला है कि नहीं मिला। देखिए इनको बहुत सारे अवार्ड मिले, लेकिन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा अवार्ड इनको मिला वो मिला इनको पद्म भूषण। ये 4 अवार्ड मैंने आपको बताया जो इंसान को मिलते हैं, नॉर्मल आदमी को। इंसान का मतलब, मेरा कहने का मतलब था इंसान से जो आम आदमी होता है उसको। तो 4 अवार्ड कौन कौन से हैं? पद्म, सॉरी, सबसे ऊपर भारत रत्न, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और फिर पद्मश्री। तो इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है। इनको पद्म भूषण कब मिला था? 1972 में, 1972 में इनको उस युद्ध के बाद जो इन्होंने पराक्रम दिखाया था। बाकी इनको उसको सेना की तरफ से भी बहुत सारे अवार्ड मिले थे, लेकिन जो सबसे बड़ा अवार्ड इनको मिला है, जो पूछा जा सकता है आपको, अगर इनको कोई सेना की तरफ से बहुत बड़ा अवार्ड मिलता तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता, लेकिन जो सबसे बड़ा अवार्ड इनको मिला था वो मिला था पद्म भूषण। कब मिला इनको? 1972 में। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? 13 फरवरी 1931। 13 फरवरी 1931 को क्या हुआ? नई दिल्ली को को भारत की राजधानी घोषित किया गया। 1931, 13 फरवरी 1931 को क्या हुआ? नई दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। देखिए मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, भारत की राजधानी को घोषित किया गया मतलब शिफ्ट किया गया। मैं अब तक आपको बता रहा था 1911। तो आप लोग सोच रहे होंगे जब 1911 बता रखा है तो फिर 1931 कहां से आ गया? हाँ, 1931 में कैसे हो गई फिर राजधानी जब 1911 में शिफ्ट हो गई थी? देखिए 1911 से पहले क्या था, भारत की राजधानी बंगाल में हुआ करती थी। लेकिन जब 1905 में लॉर्ड कर्जन कौन थे उस टाइम पे? वॉइस रॉय थे भारत के। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1905, मैंने 50 लिख दिया, 1905। आप सबने पढ़ा होगा बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा, तो बंगाल में इनके खिलाफ बहुत सारा प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे मोर्चे निकाले गए। फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे जो अंग्रेजों के ऑफिसर्स थे उनको मारे जाने लगा। जब वो बहुत ज्यादा मारे जाने लगे ना, तो उस टाइम के जो वॉइसरॉय थे उन्होंने क्या फैसला किया? उन्होंने फैसला किया 1911 में कि जो राजधानी बंगाल में है इसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाए, है ना। तो दिल्ली में शिफ्ट करने की बात तो हो गई 1911 में, लेकिन उस टाइम पे दिल्ली ऐसा नहीं था जैसे अब हम देख रहे हैं। अब तो चलो बहुत फर्क है, लेकिन 1911 में दिल्ली में कुछ नहीं हुआ करता था। बहुत एक दिल्ली सल्तनत, दिल्ली दरबार करके, हाँ दिल्ली दरबार करके छोटा सा इलाका था दिल्ली का, वही हुआ करता था। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले दिल्ली में 1911 में घोषणा की कि दिल्ली जो है यहाँ पे राजधानी दिल्ली वो शिफ्ट की जाएगी, भारत की राजधानी दिल्ली में, बंगाल से दिल्ली में। उसके बाद जमीन इन्होंने खरीदी यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे नई दिल्ली बनाई इन्होंने। नई दिल्ली बनाने मतलब इन्होंने 12 दिसंबर 1911 को जो है अपना वो स्टार्टिंग करते हैं ना, फाउंडेशन स्टोन मतलब जो पहला पत्थर रखा जाता है, जो नींव रखी जाती है, वो इन्होंने रखी। ये उस टाइम के वाइसरॉय थे भारत के। कब? 12 दिसंबर 1911 को। जब ही तो बोलते हैं उस टाइम पे अनाउंस किया गया कि शिफ्ट की जाएगी, शिफ्ट करने की बात की गई। फिर उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके बनना शुरू हुआ क्या? जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली बनना शुरू हुआ। एक पुरानी दिल्ली तो पहले से थी जिसको दिल्ली दरबार कहते थे, जो नई दिल्ली बननी शुरू हुई वो बननी शुरू हुई यहाँ पे। और जब नई दिल्ली बनके तैयार हो गई, कब हुई नई दिल्ली बनके तैयार? 10 फरवरी 1931 को बनकर तैयार हुई नई दिल्ली। और उसके बाद उद्घाटन कब कराया गया? 13 फरवरी 1931 को उद्घाटन किया गया नई दिल्ली का, और इसको तुरंत ही भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। तो आशा करता हूं पूरी टाइमलाइन समझ गए होंगे। मैंने आपको क्यों बंगाल से जो है कैपिटल को शिफ्ट करा जा रहा था, बंगाल से क्यों शिफ्ट किया जा रहा था, कहां पे?
दिल्ली में, ये मैंने आपको बता दिया। 1905 का जब विभाजन हुआ था उसके बाद जो सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो इनके खिलाफ विरोध हो रहा था अंग्रेजों का, उसकी वजह से कब कब करने की बात हुई, 1911 में करने की बात हुई। 12 दिसंबर 1911 का जमीन वगैरह खरीद कर यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन मतलब नींव रखी गई, और फिर बन के कब तैयार हो गई, बन के तैयार हो गई 10 फरवरी 1931 को। और जो इसका उद्घाटन किया गया, मतलब उद्घाटन किया गया 13 फरवरी 1931 को, और तुरंत ही नई दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। पुरानी दिल्ली को क्या कहते थे उस समय पे, पुरानी दिल्ली को कहते थे अपना दिल्ली दरबार। क्योंकि देखिए अगर दिल्ली की मैं बात बताऊं ना, तो दिल्ली जो है देखिए राजधानी किसको रखा जाता है, किसी भी देश की राजधानी किसको रखा जाता है, देखिए ऐसी किसी शहर को रखा जाता है जिससे हम सारे इलाके को ऑपरेट कर सके, है ना, जो भी इलाका है बिल्कुल बीचों बीच हो और हम सारे इलाके को ऑपरेट कर सके, है ना। और कभी हमला हो तो वहां तक किसी भी सेना को पहुंचने के लिए समय लगे उसको, तब तक जो दिल्ली के मतलब जो राजधानी है उसके आसपास की जो पूरी सेना है वो उसको बचाने के लिए तैयार रहे। क्योंकि देखिए कहीं भी लड़ाई हो रही है, कहीं भी युद्ध हो रहा है, तो कब तक कोई भी देश किसी का कब्जे में नहीं आता किसी के में, जब तक राजधानी बची हुई है। अगर राजधानी अभी जो है कब्जा ली किसी ने, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, वो देश कब्जे में आ जाएगा। क्योंकि राजधानी में सब चीजें इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो इस वजह से दिल्ली जो है भारत की राजधानी बहुत पुराने समय से है, बहुत पुराने समय से। आपको बताऊं कब से, अगर हम महाभारत के समय की बात करें, महाभारत की इतने पुराना समय, महाभारत के समय की बात करें, तो पांडव जो थे जब वो वापस लौट के आए अपने जो आगातवास उनको मिला था, मतलब जो उनको जो क्या बोलेंगे वो, हाँ आगातवास जो उनको मिला था, जब वहां से लौट के आए वापस, तो वहां से लौट के आने के बाद जब हस्तिनापुर में आए वो, और उन्होंने युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगा राजपाट, तो उसने मना कर दिया। तो बहुत सारी बातों के बाद उनको छोटा सा हिस्सा मिला, है ना। जो छोटा सा हिस्सा उनको मिला वो कौन सा हिस्सा था, जिसके ऊपर उन्होंने महल बनाया, जिसको कहते थे वो इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ कौन सा इलाका है, इंद्रप्रस्थ आपका इलाका है दिल्ली वाला, दिल्ली का ही नाम था पुराना इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो उस समय पे पांडवों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, मतलब दिल्ली। जो पुराना किला है आपका दिल्ली में, वो कौन सा है, वो वही तो किला है जो पांडवों ने बनवाया था। तो उस समय भी जो राजधानी थी पांडवों की कौन सी थी, इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली। उसके बाद मैं बात करूं, उसके बाद जो चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान वगैरह थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत आया, जो इनको हरा के, पृथ्वीराज चौहान को हरा के जब दिल्ली सल्तनत आई, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो स्लेव डायनेस्टी थी या फिर जो गुलामों वाला वंश था वो शुरू किया, जब भी राजधानी दिल्ली थी। उसके बाद आगे आगे चलते गए, पूरा आपका एक खिलजी आए, उसके बाद लोधीज आए, ये सब जो आए, इसके बाद उसमें भी क्या था, दिल्ली राजधानी थी। फिर जब मुगल एम्पायर आया, मतलब जो मुगल साम्राज्य आया, बाबर ने शुरू किया 1526 में, जब भी दिल्ली राजधानी थी। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने इसको शिफ्ट कर दिया था, कब 1765 या 67 में इन्होंने शिफ्ट किया था। कब, जब ये इनके हिस्से में पूरा बंगाल आ गया था। बंगाल में क्यों शिफ्ट करी गई, बंगाल में इसलिए शिफ्ट करी गई क्योंकि जो बहुत सारा ट्रेडिंग वाला काम होता था इनका ना, जो पूरा ट्रेडिंग वगैरह होता था बंगाल में होता था। क्यों होता था, क्योंकि बंगाल में बंदरगाह, दिल्ली के आसपास तो बंदरगाह कोई है नहीं, कोई पोर्ट है नहीं, तो इस वजह से बंगाल में शिफ्ट कर दी गई। लेकिन जब ये सब हुआ, बंगाल के विभाजन के बाद पूरा कुछ हुआ, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दोबारा जो है दिल्ली में शिफ्ट कर दी गई, और वहां पे फिर नई दिल्ली बना के और उसको भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। तो आशा करता हूं आपको पूरा टर्म लाइन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सारी टर्म लाइन बता दी, कैसे 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 दिल्ली जो है कब से कब तक भारत की राजधानी रही है, कितने पुराने समय से, और अब कैसे है, ओके, और मतलब अंग्रेजों के द्वारा कैसे बनाई गई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना, 13 फरवरी 1974, 1974, 13 फरवरी 1974, 1974 को भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक उस्ताद आमिर खान भी बोल सकते हैं, आमिर खान या फिर आमिर खान का निधन हुआ था। उस्ताद आमिर खान का निधन हुआ था, ठीक है। कब, 13 फरवरी 1974, 1974 में, है ना। ये जो है ना आमिर खान जी, ये बहुत प्रसिद्ध गायक थे, अपने समय के बहुत प्रसिद्ध गायक रहे। ये जो आमिर खान जी है, ये जो है इंडियन जो क्लासिक म्यूजिक था ना, इंडियन क्लासिक म्यूजिक के बहुत बड़े, मतलब बहुत फेमस गायक रहे। इंडियन जो क्लासिक म्यूजिक है, उसके जो ट्रेडिशन म्यूजिक है इंडिया का, उसके बहुत बड़े मतलब गायक रहे। इन्होंने तबला बजाना भी सीखा हुआ था। देखिए ये जो जिस फैमिली से बिलोंग करते थे ना, वो पूरी गायकों की फैमिली थी, है ना, उसमें सब गायक ही थे। इनके जो पिताजी थे वो भी गायक थे, है ना। उसमें इनके जो दादाजी थे वो भी गायक थे। इनके जो दादाजी थे वो बहादुर शाह जफर थे ना, जो आखिरी मुगल एम्पर रहे थे, जो आखिरी मुगल सम्राट रहे थे, उनकी कोर्ट में, उनके राज्य में जो है गाना ये जो गाना था गाना गाया करते थे। इनके पिताजी जो है वो जो है बीड़ा बजाया करते थे। बीड़ा होता है ना, वो बीड़ा जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बीड़ा कुल मिलाकर बजाने वाला होता है, वो बजाया करते थे। कौन, इनके पिताजी। और ये भी जो थे बहुत बड़े गायक थे। और इन्होंने तबला कहाँ से सीखा, इनको तबला भी बजाना आता था, मतलब बेसिक आता था, बहुत अच्छे से नहीं आता था। इनके जो अंकल थे, अंकल मतलब इनके जो चाचा जो थे इनके, वो बहुत बड़े तबला बजाने वाले थे, तो उनसे इन्होंने तबला भी सीखा हुआ था, ठीक है। ये किसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ उस्ताद आमिर खान के बारे में, ओके। और इनके बारे में मैं बताऊं, इन्होंने एक घराने का,
इनका जो जन्म हुआ था वो इंदौर में हुआ था। इंदौर, इंदौर कहाँ पे आपका, मध्य प्रदेश में पड़ता है ना इंदौर। इंदौर के बारे में फैक्ट आपको याद होगा, ये तो करंट में चलता रहता है। भारत की सबसे साफ जो शहर है वो कौन सा, इंदौर है, ये याद रखिएगा, ठीक है, बोनस फैक्ट है आपके लिए। चलिए, तो पिछले कई सालों से, पिछले 4-5 सालों से इंदौर ही बनता आ रहा है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था इंदौर में हुआ था, और ये जो इंदौर में ही बजाया करते थे, जो गाना बजाना करते थे, जो भी गाना गाया करते थे वो इंदौर में ही करा करते थे। तो इन्होंने एक चीज का, मतलब एक चीज और इन्होंने बनाई थी जिसको बोलते थे, क्या बोलते थे, जो इन्होंने बनाई थी उसको बोलते थे इंदौरी खानदान। क्या बोलते थे, इंदौरी खानदान, ठीक है। अब इंदौरी खानदान उसको क्यों बोलते थे जो इन्होंने बताया था, क्योंकि ये इंदौर के रहने वाले थे। इंदौरी खानदान जो था इन्होंने क्यों बनाया था, क्योंकि इंदौर के रहने वाले थे, है ना। और इंदौर में, मतलब इंदौरी खानदान का क्या मतलब है, ऐसे लोग जो भी गाना गाएंगे, है ना, और इंदौर के रहने वाले होंगे, वो इस खानदान से होंगे। मतलब इसके बाद जो भी लोग मतलब आएंगे वो सब इंदौर के जो भी लोग होंगे वो इसी खानदान में आया करेंगे, जो इंदौरी खानदान है, ठीक है। तो इंदौरी खानदान है। देखिए, एक मिनट रुक जाइए, मैं भूल गया पूरा नाम क्या था इंदौरी खानदान का। हाँ, इंदौरी खानदान नहीं, इंदौरी घराना, इंदौरी घराना इन्होंने बनाया था। इंदौरी खानदान नहीं, इंदौरी घराना। किस चीज का घराना बनाया था इन्होंने, इंदौरी, जो गाना बजाने वाले लोग होंगे ना, जो भी इंदौर से आएंगे वो सब इसी घराने में लेके आए जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे होता है कि एक ही फील्ड में जब बहुत सारे लोग एक जगह से जाते हैं तो उसको एक पूरा घराना जो है घोषित कर देते हैं म्यूजिक में। ये जो आपका शास्त्रीय संगीत है ना, जिसमें प्रसिद्ध थे बहुत ज्यादा शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है, जो ट्रेडिशन म्यूजिक इंडिया का, तो इन्होंने एक खानदान बनाया था, कौन सा, इंदौरी खानदान। और इसके इंदौरी खानदान नहीं, सॉरी, इंदौरी, क्या बताया था मैंने अभी, इंदौरी घराना, इंदौरी घराना इन्होंने बताया था, बनाया था इंदौरी घराना, इंदौरी खानदान नहीं, इंदौरी घराना। और इनके बारे में बताऊं आपको तो इन्होंने जो है ऑल इंडिया रेडियो इंदौर में भी काम किया है। ऑल इंडिया रेडियो की जो इंदौर वाली ब्रांच थी उसमें भी इन्होंने काम किया है। बाकी मैंने इनके बारे में आपको बता ही दिया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे और क्या होगा। हाँ, अवार्ड तो इनके रह गए, अवार्ड रह गए ना, अवार्ड रह गए। इनको क्या क्या अवार्ड मिले हैं, देखिए, इनको पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण, सॉरी भूषण नहीं, भूषण। कौन कौन से बताए थे मैंने, 4 अवार्ड। सबसे ऊपर भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो इनको कौन सा मिला, ये तीसरा वाला पद्म भूषण। कौन सा मिला इनको, पद्म भूषण इनको अवार्ड मिला है। और इनको कौन सा अवार्ड मिला है, और इनको मिला है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। कौन सा, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। कौन सा, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। ये कब मिला है, ये मिला है 1967 में, और ये मिला है 1971 में। तो ये जो है आपका संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ये कब मिला है इनको, 67 में। और पद्म भूषण को भी मिला है 1971, 1971 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, 13 फरवरी 1995, 1995, 13 फरवरी 1995, 1995 में क्या हुआ, भारत के ऊंची कूद के खिलाड़ी वरुण भाटी का जन्म हुआ। तो वरुण भाटी जी जो है ना, इनका जन्म हुआ था कब, 13 फरवरी 1995 को। तो ये क्या है, भारत के ऊंचे कूद के खिलाड़ी हैं ये बेसिकली क्या है, ये जो है खिलाड़ी हैं ऊंची कूद के। लेकिन जो वो लोग होते हैं ना, जो विकलांग वाले जो खेल होते हैं, ये उनमें खेलते हैं, इनके पैर में थोड़ी सी परेशानी है। तो इसकी वजह से देखिए, जब ओलंपिक होता है तो 2 तरह के ओलंपिक होते हैं। कौन कौन से, एक तो नॉर्मल ओलंपिक होता है, ये विंटर ओलंपिक, और उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ये समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक 2 हिस्सों में बटे होते हैं आपस में। एक तो ओलंपिक हो गया समर ओलंपिक, एक विंटर ओलंपिक। फिर जो समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक है, ये भी 2 हिस्सों में बटे होते हैं। कैसे, एक तो नॉर्मल ओलंपिक हो गया, दूसरा पैरा ओलंपिक होता है ना। मतलब ये उसी की तरह होता है, उसी के साथ होता है। वैसे ये जो समर ओलंपिक है इसका पार्ट नहीं होता, इसका टाइप नहीं है कोई, पर जब जहां पे समर ओलंपिक होगा वहीं पे फिर पैरा ओलंपिक होता है। समर ओलंपिक या आपका विंटर ओलंपिक होने के बाद पैरा का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ऐसे लोग, ऐसे जो एथलीट होते हैं, ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं जिनको कोई ना कोई परेशानी होती है, जो किसी ना किसी तरह से विकलांग होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके वरुण भाटी जी जो है, इनके पैर में थोड़ी सी परेशानी है, इसलिए ये पैरा वो है, एथलीट है। पैरा एथलीट मतलब विकलांग वाले जो एथलीट हुए, ये वो है, ठीक है। इन्होंने भारत के लिए बहुत सारे मेडल जीते हैं, कई गोल्ड मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं। ये जो आपका 2016 में ओलंपिक हुआ था, कहाँ हुआ था 2016 में ओलंपिक, ब्राजील में, ब्राजील की राजधानी रियो जी डिनेरियो में। कहाँ पे, रियो जी डिनेरियो में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, रियो जी डिनेरियो में। ये जो कहाँ की राजधानी है, ब्राजील की। यहाँ पे इन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे एशियन गेम्स, फिर मतलब जो एशियन गेम्स होते हैं वहां पे मेडल जीते हैं भारत के लिए। गोल्ड मेडल इन्होंने चाइना ओपन का एक जो क्या बोलते हैं चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भारत के लिए उन्होंने पैरा चैंपियनशिप हुई थी, उसमें इन्होंने भारत के लिए वो जीते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अवार्ड जीते। तो इन्होंने भारत के लिए बहुत सारे अवार्ड जीते। अब इनके उसकी बात कर लूं, इनको कौन से अवार्ड मिले। अवार्ड का मतलब
मैं मेडल की बात कर रहा था, मेडल जीते हैं, अवार्ड नहीं मेडल जीते हैं, वो मेडल बोलेंगे, वहां पे मैं गलती से अवार्ड बोल दिया था, है ना। जो खिलाड़ी जीतते हैं वो मेडल होता है ना, ये 3 मेडल होते हैं आपके, सोने का मेडल, चांदी का मेडल और कांस्य पदक होता है ना। गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड को क्या बोलते हैं, सोने वाला, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर को रजत पदक, और इसको क्या बोलते हैं, तीसरे वाले को, ब्रॉन्ज वाले को कांस्य पदक। तो इन्होंने ये तीनों मतलब इन्होंने मेडल जीते भारत के लिए, ओके। और इनको अवार्ड कौन कौन से मिले हुए हैं, इन्होंने मतलब इनको भारत सरकार से कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं, देखो इनको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड इनको मिला हुआ है। अच्छा, अर्जुन अवार्ड क्या होता है, अर्जुन अवार्ड क्या होता है इनको, हाँ एक चीज, 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था, ये भी लिख दूं अभी। और अर्जुन अवार्ड जो इनको मिला था 2018 में मिला था। अब ये अर्जुन अवार्ड क्या होता है, देखिए ये खिलाड़ियों का अवार्ड दिया जाता है, मैंने आपको समझाया कई बार, पहले भी बता चुका हूं मैं अर्जुन अवार्ड क्या है, एक बार और सुनिए कि अर्जुन अवार्ड जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है। 2 अवार्ड होते हैं, अर्जुन अवार्ड ये खेलने वाले उनको दिया जाता है, खेलने वाले जो हमारा सेक्टर है स्पोर्ट्स है उसमें मिलता है। तो अर्जुन अवार्ड उनको मिलता है जो खिलाड़ी होते हैं, और द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है जो उनके कोच होते हैं उनको, ठीक है। देखिए जैसे अगर हम महाभारत की बात करें, हमने थोड़ी देर पहले भी की थी, दोबारा करते हैं, जो पांडव थे, है ना, उन्हीं उनमें से एक भाई थे अर्जुन, जो सबसे बड़े धनुर्धारी थे उस टाइम पे पूरे भारत के कौन थे, अर्जुन। और अर्जुन के गुरु कौन थे, अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य। तो इन दोनों के नाम पे ही अवार्ड रखे गए। अर्जुन क्योंकि वो थे स्टूडेंट थे उस समय पे, तो उनके नाम पे रखा गया अर्जुन अवार्ड, और जो द्रोणाचार्य थे कोच थे उस टाइम पे, उनके नाम पे रखा गया द्रोणाचार्य अवार्ड। समझ गए आप, तो अब समझ गए होगे। तो ये जो क्योंकि खिलाड़ी हैं अभी, तो इनको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है 2018 में, ठीक है। और इनको जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया था भारत में। जो अब वोटिंग हुई पूरी कि पूरे साल का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, तो इनको पूरे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था 2018 में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2018 में इनको चुना जा चुका है, ठीक है। 2018 में इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना जा चुका है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको, वरुण भाटी जी को, ओके। चलिए अब देखते हैं कि विदेश में, हमारे देश से बाहर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी आज के दिन, हमारे देश से बाहर भी कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। ये तो सारी हमने डिस्कस कर ली, भारत के अंदर कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। अब देखते हैं भारत के बाहर कौन सी हुई थी। तो पहले देखते हैं विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं। पहली है हमारी 13 फरवरी 1945 को क्या हुआ, सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ 49 49 दिनों तक चले युद्ध के बाद हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट पर कब्जा किया। देखो बुदापेस्ट बोलते हैं इसको, हंगरी की राजधानी अभी भी बुदापेस्ट है, उस टाइम पे बुदापेस्ट, याद रखिएगा। हंगरी की राजधानी क्या है, बुदापेस्ट। हंगरी कहां पे पड़ता है देश, यूरोप में पड़ता है, यूरोप जो आपका महाद्वीप है वहां पे पड़ता है। तो 13 फरवरी 1945 को क्या हुआ था, 13 फरवरी 1945 को यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ, यूएसएसआर भी बोलते हैं सोवियत संघ भी बोलते हैं, इसने 49 दिन तक लड़ाई करी, किससे, जर्मनी से। अब लड़ाई कैसे करी थी वो मैं भी आपको बताऊंगा। लड़ाई करी और उसके बाद बुदापेस्ट को कब्जाया, हंगरी की राजधानी थी बुदापेस्ट को कब्जाया। अब इन्होंने लड़ाई कैसे करी, देखिए मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको पढ़ा रहा था मैं कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजाओं का जमाना होता था उस समय पे कैसे कब्जाए जाते थे, महल कैसे कब्जाए जाते थे। क्योंकि पूरा जो महल होते थे उनको कब्जाना इतना आसान नहीं होता था। क्यों नहीं होता था उनका कब्जाना इतना आसान, क्योंकि उनके आसपास पहाड़ों के बीच में महल हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे, और पहाड़ों के ऊपर बहुत बड़े बड़े महल हुआ करते थे, पहाड़ों के बीच में महल छुपे हुआ करते थे, और पहाड़ों पर भी पूरी बाउंड्री हुआ करती थी, ठीक है। अभी अभी मैं राजस्थान गया था, वहां पर मैंने आमेर का किला देखा, अगर आपने नहीं देखा तो जाओगे तो जरूर देखना, बहुत बड़ा किला है आमेर का किला, है ना। और मैंने गूगल पे भी आप देख सकते हो, आमेर के किले के आसपास पूरी पहाड़ों पर बाउंड्री हो रही है पूरी, है ना। आज के समय तक वो इतनी मजबूत बाउंड्री है ना, और पहाड़ तो ऊंचे ऊंचे हैं, ठीक है। तो इतनी मजबूत बाउंड्री होती थी, वहां तक कैसे पहुंच सकती है कोई सेना, कैसे पहुंचाई जाए। तो क्या करते थे जो राजा जिनको हमला करना होता था, वो जो भी पूरा महल होता था ना उसके चारों तरफ उसको कब्जा बना के बैठ जाते थे, मतलब ऐसे पूरा उसको घेर लेते थे चारों तरफ से। जैसे आपको वो मूवी थी ना पद्मावत मूवी, है ना, उसमें रणवीर सिंह जो खिलजी का कैरेक्टर निभा रहे थे वो उसके बाहर बैठ गए थे महल के बाहर, ऐसे बैठ जाते थे महल के बाहर, ताकि ना तो कोई अंदर आ सके ना कोई महल से बाहर जा सके, है ना। अब क्या होता है कि एक महीने तक बैठे, 2 महीने तक बैठे, 3 महीने तक बैठे, 4 महीने तक बैठे, तो एक समय ऐसा तो आएगा ही जरूर कि महल के अंदर जो खाना पानी है सब कुछ बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी महल के अंदर।
तो जो महल के अंदर जो सब चीज खत्म हो जाएंगी तो किसी ना किसी को बाहर आना पड़ेगा, है ना, मजबूरी बन जाएगी, या तो बाहर आओ युद्ध करो हमारे साथ, नहीं तो ऐसे ही घुटने टेक दो, यही दो ऑप्शन बचते हैं। क्योंकि देखिए जो इतनी सारी, क्योंकि महलों के अंदर इतने सारे लोग रहते थे, ऐसा था नहीं कि राजा महाराजा रहते थे जैसे आजकल के हमारे घर होते हैं उसमें हमारी 4-5 फैमिली के मेंबर रहते हैं, ऐसे तो रहते नहीं थे। पूरे पूरे जितने भी वहां लोग काम करते थे सबकी फैमिली, आसपास की फैमिली, राजा की इतनी बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, इतनी वाइफ हुआ करती थी, बच्चे हुआ करते थे, सब अंदर रहते थे। तो उन सबको मतलब खाना कितना भी आप खाना भरवा लो, कितना भी खाना आप जो उनके गोदान होते हैं तो उनमें भरवा लो, लेकिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 1 साल बाद तो कम खत्म होगा ना। क्योंकि जो बाहर बैठा है इंसान वो तो बाहर से लाके अपना काम चला रहा है, लेकिन अंदर कभी ना कभी तो खत्म होगा, तो उसको कब्जा लेते थे। और जब कब्जा लेने का मतलब उसको घेर के बैठ जाते थे, और जब खत्म होता था, जब युद्ध होता था, जैसे जब उनका अंदर का सब कुछ खत्म हो रहा था, जब बिल्कुल उनकी शहनशाही टूट गई, जो शाहिद कपूर जिन्होंने कैरेक्टर उसमें प्ले किया था राजा का, तो उन्होंने फिर युद्ध करने आए। तो ऐसे ही फिर अंदर से राजा युद्ध करने आया करते थे और फिर उनको हराया जाता था, या अंदर वाला हार जाए बाहर वाला हार जाए, जो भी हार जाए, लेकिन युद्ध पहले जमाने में ऐसे ही होते थे, ठीक है। या तो बाहर वाला थक के उठ के ही चला जाता था तो युद्ध नहीं होगा, नहीं तो फिर अंदर वाले को थक के बाहर आना पड़ता था, चाहे वो किसी भी वजह से आए, खाना खत्म होने की वजह से आए, या परेशान हो जाए जो बाहर बैठा उसकी वजह से, कैसे भी आए, फिर उसको आके युद्ध करना पड़ता था। ये चीज होती थी उस समय पे। यही काम किसने किया था? यही काम किया था आपका सोवियत संघ ने। जो ये आपका जर्मनी की सेना थी और हंगरी की सेना थी, ये उसके अंदर बैठी हुई थी, अब इनको घुसने नहीं दे रही थी, तो ये डायरेक्ट युद्ध नहीं कर पा रहे थे। ये जो सोवियत के जो थे, देखिए सोवियत की आर्मी थी, यहाँ पे सोवियत संघ की आर्मी थी, और दूसरी आर्मी थी आपकी रोमेनिया की। रोमेनिया एक देश है, अभी भी एक देश है आपका यूरोप में, रोमेनिया। तो रोमेनिया की आर्मी थी और दूसरी सोवियत की आर्मी थी। ये दोनों इन दोनों ने क्या किया, पूरे बुदापेस्ट को, पूरा जो बुदापेस्ट हंगरी की राजधानी थी, इसको चारों तरफ से घेर लिया, पूरे घेर कर वहीं बैठ गए। इसीलिए तो 49 दिन लिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि 49 डेज तक युद्ध चला। ये 49 दिनों के लिए, 49 दिनों के लिए उसके बाहर बैठे रहे, 49 दिनों तक ये इसके बाहर बैठे रहे। उसके बाद क्या हुआ, 49 दिनों के बाद जब अंदर लोग मरने लगे, इस युद्ध में टोटल 38,000 लोग मरे थे। कितने? 38,000 इस युद्ध में टोटल। अभी 38,000 कैसे मरे? बहुत सारे लोग तो भूख के कारण मर गए, है ना। फिर जब आर्मी की आपस में युद्ध भी हुआ, क्योंकि जब अंदर वाली जो आर्मी, जर्मनी की आर्मी या हंगरी की आर्मी बैठी थी, जब वो लोग थक गए, बाहर आने लगे, क्योंकि उनको खुद को भी तो भूख लगेगी ना। चलो लोग मर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन खुद के भी तो सोल्जर मर रहे होंगे, उनको भी तो भूख लग रही होगी। तो उस वजह से वो जब बाहर आए लड़ने के लिए, तो इनके बीच में फिर लड़ाई हुई, तो उसमें भी बहुत सारे सिविलियन मारे गए। सिविलियन की बात कर रहा हूँ, सिविलियन मतलब जो आम इंसान होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो आम आदमी होते हैं। सेना में जो मरे वो तो मरे ही, लेकिन जो आम आदमी होते हैं। तो 49 दिनों के बाद ये युद्ध चला पूरा, मतलब पहले घेराबंदी हुई पूरी, उस समय को बीच में गिना हुआ है 49 दिन में। फिर उसके बाद जो युद्ध हुआ उनके बीच में, उस सबको गिन के 49 दिन, 49 से 50 दिन पूरे लगे। और इसको फिर किसने कब्जा लिया? हंगरी की जो राजधानी है बुदापेस्ट, इसको किसने कब्जा लिया? इसको कब्जा लिया आपका सोवियत संघ ने। मैंने आपको क्या क्या बताया, कौन कैसे कैसे जो सिविलियन थे वो लोग मरे। कुछ मरे भूखेपन के कारण, इंग्लिश में बोलते तो स्टारवेशन के कारण, कुछ मरे मिलिट्री एक्शन के कारण, जो लड़ाई हो रही थी उसके कारण, और कुछ जो थे वो हंगरी की फौजों ने, हंगरी की और जर्मनी की फौज, जो वहां पे ज्यूज रहते थे, ज्यूज मतलब जो यहूदी रहते थे वहां पे, वो किसने मारे? बहुत सारे यहूदी वहां पे, जैसे हिटलर मारा था यहूदियों को, ऐसे ही हंगरी के लोगों ने और जो जर्मनी की सेना थी, इन्होंने मिलकर वहां पे जो यहूदी रहते थे उनको मारा, ठीक है। तो कुल मिलाकर जितनी वहां पे डेथ हुई थी वो 38,000 हुई थी, ठीक है ना। और ये 49 दिनों तक पूरा युद्ध चला, और 49 दिन के युद्ध के बाद इसको कब्जा लिया गया किसके द्वारा? जो आपकी सोवियत संघ और रोमेनिया की आर्मी थी। और इन्होंने शुरू कब की थी? घेराबंदी कब शुरू करी? अरे ये भी तो होना चाहिए। घेराबंदी किस दिन शुरू करी? घेराबंदी शुरू करी ये नहीं बताया मैंने आपको। 26 दिसंबर 1944 को इन्होंने घेराबंदी शुरू करी, और 13 फरवरी 1945 को इनकी क्या बोलते हैं, इन्होंने जीत लिया। अगर आप दिन लगाओगे तो 49 से 50 दिन के आसपास ही बैठेंगे, आप लगा के देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 13 फरवरी 1945, 45 नहीं 75, 13 फरवरी 1975, 13 फरवरी 1975 को क्या हुआ? तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी भाग में अलग प्रशासन की स्थापना की। देखिए ये जो साइप्रस का और तुर्की का मामला है ना, ये तो अब तक चला आ रहा है ना। और भारत तो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। भारत इसमें क्यों डायरेक्टली इन्वॉल्व है? ये तो हमारे लिए वैसे भी बहुत मस्त है पढ़ना, टर्की और ये साइप्रस वाला, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज में था, जो मेरी करंट अपडेट्स की वीडियो आती है ना, करंट अपडेट्स वाली, उसमें मैंने ये टर्की और साइप्रस वाला एक बार आपसे डिस्कस भी किया है। क्यों डिस्कस किया था? क्योंकि हमारे देश के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर साहब, डॉक्टर एस जयशंकर साहब, ये अभी यहाँ साइप्रस गए थे, और इन्होंने वहां पे डील
सॉरी, उन्होंने वहां पे एस जयशंकर साहब ने साइप्रस में जाके एक जो है क्या साइन की थी, एक संगठन वो साइन किया था, एक डील साइन करी थी, एक समझौता साइन किया था, एक एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है। तो उस समय पे मैंने आपको पूरी टर्की की और साइबेरिया, ये साइबेरिया नहीं सॉरी, जो साइप्रस है इसकी हिस्ट्री बताई थी। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो साइप्रस है ना, 45 एडी, 45 एडी में, 45 एडी में, यहां दिख रहा है आपको, एक मिनट देखिए, हाँ 45 एडी में साइप्रस के ऊपर सबसे पहले बार कब्जा हुआ किसका, जो रोम एम्पायर था, है ना, जो ग्रीक, सॉरी रोम नहीं, ग्रीक एम्पायर, ग्रीक एम्पायर जो था उसका हमला हुआ, उसका हमला नहीं, कब्जा हुआ सबसे पहली बार जो साइप्रस जगह थी ये, क्योंकि उस टाइम पे साइप्रस नाम से कुछ नहीं था, ये एक आपका वो था, क्या बोलते हैं उसको, द्वीप था, ये आपका आइलैंड था, एक द्वीप था। वहां पे कहां पे पड़ता है साइप्रस, ये भी तो नहीं बताया मैंने आपको, जो मेडिटेरियन सी है, जो मेडिटेरियन सी है वहां पे क्या पड़ता है, वहां पे पड़ता है आपका साइप्रस। आप मैप में देखिएगा, टर्की ढूंढिएगा, टर्की के थोड़ा सा नीचे देखोगे पानी पानी है, वो जो पानी पानी है ना, वो जो समुद्र है उसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी, उसी में आपको छोटा सा एक आइलैंड मिलेगा, छोटा सा एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है साइप्रस, ठीक है। टर्की ढूंढिएगा, टर्की तो आपने वैसे भी देख लिया होगा, अभी इतनी सारी वहां पे वो, इतना सारे वहां पे तबाही मची है, इतना वो पूरा भूकंप आया है, तो उसकी वजह से आपने टर्की को जरूर देखा होगा मैप में, अगर आप पूरा करंट अफेयर फॉलो करते हो, नहीं करते हो तो मैंने आपको पूरा अपने करंट अपडेट्स में बता भी रखा है, ठीक है। एक बार आप मैप पे देखिए, गूगल पे देखिएगा, या फिर आपके पास एटलस वगैरह हो। मेरा मानना यह है कि आपको एटलस में देखना चाहिए, ताकि क्योंकि आप खुद मेहनत करके देखोगे तो आपको याद आएगा, गूगल में डालोगे तो एक बार देख के भूल जाओगे आप, ठीक है ना। तो जो ये साइप्रस है कहां पड़ता है, मेडिटेरियन सी में। तो 45 एडी में यहाँ पे ग्रीक जो ग्रीक की सेना थी उसने कब्जा आया है, ठीक है। तो ग्रीक कौन थे, ग्रीक थे आपके क्रिश्चियन, है ना, ग्रीक कौन थे आपके क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियनिटी सबसे पहली बार कहां आई, साइप्रस में कब आई, 45 एडी में। 45 एडी में क्या आई आपकी सबसे पहली बार क्रिश्चियनिटी यहाँ पे। फिर कौन आया, फिर 1571, 1571 में, 1571 में क्या आया, 1571 में आया यहाँ पे ओटोमन एम्पायर। ओटोमन जो आपका एम्पायर था, ये कौन था, ओटोमन का जो साम्राज्य था, ये कौन थे, ये थे आपके टर्क्स। टर्क्स मतलब जो आज के समय का टर्की है ना, वहां के जो लोग हैं, इन्हीं का जो पुराना वो था, है ना, जो पहले जमाने में थे, वो थे आपके कौन, टर्क्स, है ना। ये टर्क्स का साम्राज्य था, कौन सा, टर्क्स का साम्राज्य था, ओटोमन एम्पायर या फिर ओटोमन साम्राज्य। यहाँ ये कौन थे, ये मुस्लिम थे। तो मुस्लिम जो पहली बार यहाँ पे आए, कहाँ पे, साइप्रस में, ये आए 1571 में, है ना। जब यहाँ पे ये थे ग्रीक थे, है ना, जब तक ग्रीक का राज था, और ग्रीक का राज खत्म होकर जब ये आए आपके ओटोमन एम्पायर आया, उस समय पे 95% तक के जो लोग थे ना यहाँ पे, 95% जो लोग थे वो आपके क्रिश्चियन थे। लेकिन जब ये यहाँ पे ओटोमन एम्पायर आया, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कन्वर्ट करना शुरू किया, फोर्स कन्वर्जन किया, कुछ लोगों ने अपने आप कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। फोर्स कन्वर्जन करते थे ना मुस्लिम पहले जमाने के मुस्लिम होते थे, करते थे, जबरदस्ती कन्वर्ट करते थे उनको, तो इन्होंने कन्वर्ट करना शुरू किया। तो जब ओटोमन एम्पायर जब तक खत्म हुआ है, ओटोमन एम्पायर कब खत्म हुआ है, जब मैंने आपको पहला विश्व युद्ध बताया था ना, पहला विश्व युद्ध, देखिए ये जो घटना थी ऊपर वाली, ये जो थी आपकी सोवियत संघ वाली, बुदापेस्ट वाली, हंगरी वाली मैंने बताई थी, ये दूसरे विश्व युद्ध की कहानी है। ये जो युद्ध हुआ था ना, ये हंगरी, ये बुदापेस्ट वाला, ये जो दूसरा विश्व युद्ध है उसका कुछ अंतिम युद्धों में से एक था, ठीक है, कुछ अंतिम युद्धों में से, क्योंकि बताया क्या जाता है 1944 में खत्म हो गई दूसरा विश्व युद्ध, लेकिन उसके बाद जो कुछ युद्ध हुए थे ना, उन युद्धों में से आता है ये, ठीक है। लेकिन ये जो ओटोमन एम्पायर है कब खत्म हुआ था, ये पहले विश्व युद्ध के बाद खत्म हुआ था। पहले विश्व युद्ध के बाद ये खाली जो टर्की, आज का टर्की है, वहां पे सिमट कर रह गया था, फिर वही आगे चल के फिर आपका टर्की बन गया, वही वाला इलाका, ठीक है। तो ये शुरू कब हुआ, 1541 में, और जब तक खत्म हुआ उस समय तक टोटल 75% तक यहाँ पे साइप्रस में क्या रह गए, क्रिश्चियन रह गए, और 15% तक मुस्लिम हो गए, और बाकी जो 2-4% बच गए वो और कुछ हो गए, 5-7% जो और बच गए वो और कुछ हो गए, 10% बच गए ना, 10% और जो धर्म थे उनके लोग हो गए, ठीक है। तो अब बात क्या हुई, ये आपका 1571 में ये जो है आपके ओटोमन एम्पायर ने कब्जा लिया। फिर 1878 में क्या हुआ, देखिए मेरी हिंदी का ये थोड़ा काउंटिंग थोड़ी कमजोर है, इसलिए मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल देता हूँ, आपको तो आती होगी शायद, मुझे लगता है, आई एम रियली सॉरी कि मैं उसमें बोल देता हूँ। तो ये है 1878। तो 1878 में क्या हुआ, 1878 में अभी तक दूसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ है। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, दूसरा विश्व युद्ध चला था 1914 से लेकर 1918 तक।
तो अभी दूसरा विश्व युद्ध बहुत दूर है, अभी पहले की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ 1878 में, क्या हुआ, जो ये था ना आपका ये ओटोमन एम्पायर, ये कमजोर होने लगा बहुत ज्यादा, और कमजोर होने की वजह से जो यहाँ के मतलब लीडर थे बहुत बहुत कमजोर आ रहे थे, तो कमजोर लीडर थे तो कमजोर होने लगा, कमजोर था तो इन लोगों ने बाहर से कर्जे लिए, नशों में डूबे रहते थे, अय्याशियां करते थे, तो फिर पैसे जो है इनके पास पैसे नहीं होते, तो बाहर से इन्होंने बहुत सारे पैसे लिए, तो राज्य भी कमजोर होता चला गया और कर्जा भी इनके ऊपर बढ़ता चला गया। जब इनके ऊपर कर्जा बढ़ता चला गया तो 1878 में क्या हुआ, इन्होंने फिर ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के साथ डील करी, एक समझौता किया। क्या समझौता किया कि देखो जो साइप्रस इलाका है ये रहेगा तो हमारे अंडर ही है ना, लेकिन जो पूरी सेना का इसका काम देखना होगा, जो भी इसको संभालना होगा, इसमें से आप चाहो तो अपनी मिलिट्री जो है यहाँ पे ला सकते हो, मतलब मिलिट्री बेस बना सकते हो। मिलिट्री बेस क्या होते हैं, जहाँ पे मिलिट्री रुकती है, वो जो इलाका मिलिट्री का होता है उसको मिलिट्री बेस कहते हैं। तो मिलिट्री बेस बना सकते हो आप, पूरा जो इसकी सुरक्षा करोगे वो आप करोगे, जो भी यहाँ पे टैक्स वगैरह जो भी पैसे कमाओगे वो आप लोगे, बस ये नाम पे हमारे पे होगा, है ना। ऐसी डील हो गई 1878 में, ऐसी डील हो गई, डील हुई, सब कुछ बढ़िया चलता रहा, कोई परेशानी नहीं है। फिर शुरू हुआ पहला विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, 1914 में। तो जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो मैंने आपको बताया दो उनके बीच में शुरू हुआ था, सेंट्रल फोर्स, एलाइड फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स में कौन कौन थे, सेंट्रल फोर्स में थे आपके जर्मनी, जर्मनी, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर, पहले विश्व युद्ध की बात कर रहा हूं मैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलियन हंगेरियन एम्पायर और आपका ओटोमन एम्पायर। तो ओटोमन एम्पायर कहां है, सेंट्रल फोर्स की तरफ है। और दूसरी कौन सी थी, अलाइड फोर्स। अलाइड फोर्स में कौन कौन थे, यूके, आपका यूके मतलब ये अंग्रेज जो थे, यूके, फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, नहीं जर्मनी तो उधर हो गया, यूके, फ्रांस, यूएसए और आपका जापान, इटली, और ये और बहुत आसपास के देश हो गए ना, ये सब जो थे ये कहां थे, ये थे आपके एलाइड फोर्सेस में। तो देखें अगर तो ओटोमन एम्पायर और ये जो अंग्रेज हैं दोनों अलग अलग, मतलब एक दूसरे के खिलाफ हैं ये लोग। तो जब ये एक दूसरे के खिलाफ हैं तो जैसे ही ये दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और इनको पता चला, अंग्रेजों को पता चला कि ओटोमन एम्पायर ने दूसरा पक्ष जो उसको जो उसका समझौता उसके साथ मिल गए ये, तो अंग्रेजों ने एकदम से क्या किया, 1914 में ये जो आपका साइप्रस वाला इलाका था इसको कब्जा लिया, है ना, इसको कब्जा लिया। वैसे भी इनका कोई राज, इनका ही राज चल रहा था सारा उसके ऊपर, उनका तो खाली नाम था ओटोमन एम्पायर का। लेकिन उसके बाद जब ये दूसरे पक्ष की तरफ चला गया ओटोमन एम्पायर, तो इन्होंने इसको कब्जा लिया 1914 में। 1914 में कब्जा लिया, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ 1918 में, तो जो आपका ओटोमन एम्पायर था ये खाली टर्की वाले हिस्से में सिमट गया, उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो गया, फिर टर्की जो है देश बन गया, ऐसे करके हुआ पूरा। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी जो है अंग्रेजों का राज चल रहा है ना। लेकिन जब दूसरा ऐसा कोई 1950 के आसपास जो यहाँ के लोग थे ना साइप्रस के, ये भी जो है अंग्रेजों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अंग्रेज ऐसे काम करते थे यहाँ पे जैसा हमारे यहाँ पे करते थे भारत में, है ना, ऐसे यहाँ पे भी करते थे। तो इनके लोगों को जो है, ये जो साइप्रस के लोग थे, इनको चाहे हिंदू, चाहे आपके मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो या किसी और धर्म के हो, वो जो है पसंद नहीं करते थे किसको, अंग्रेजों को। तो इन्होंने 1950 से इनके खिलाफ आवाज उठानी शुरू करी, 1950 से आवाज उठानी शुरू करी, बहुत ज्यादा आवाज उठाई, बहुत ज्यादा इनकी तरफ। फिर पहले तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आवाज उठती है, हमारे यहाँ उठती थी थोड़ी थोड़ी, फिर उसके बाद युद्ध का मतलब प्रोटेस्ट शुरू हो गए बहुत ज्यादा जो है, फिर वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगे शुरू, है ना, जो अहिंसा, मतलब जो हिंसा शुरू होने लगी, फिर क्या ना, ठीक है, हिंसा शुरू होने वाली है। और उसके बाद क्या हुआ, हिंसा जब शुरू हो गई तो उनको 1960 में इनको आजादी दे दी गई, 1960 में इनको आजादी मिल गई। जब 1960 में इनकी आजादी मिल गई, प्रेसिडेंट इनके बन गए खूब। तो जो ज्यादा राज किसका था, बड़ी बड़ी पोस्ट किसको मिली, जो क्रिश्चियन वाले लोग थे, क्योंकि उन्हीं की जनसंख्या ज्यादा है, 75% तक है वो, मैंने आपको बताया। तो इनको जो है बड़ी बड़ी पोस्ट मिल गई। तो इस चीज से कौन परेशान हुए, जो वहां पे मुस्लिम आबादी रहती थी वो परेशान हुई यहाँ पे। और फिर 1960 में 1960 में इनको आजादी मिली है, और 1963 से क्या हुआ, मुस्लिम जो थे यहाँ के, उन्होंने फिर दोबारा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि सारी ताकत तुम ही रख रहे हो, हमको भी तो कुछ दो। जब ये चल रहा था सब कुछ, इनके बीच में युद्ध चल रहा था, पूरी लड़ाई होने लगी। तो 1964 में ये, क्योंकि देखिए ये जो लोग थे जो यहाँ पे मुस्लिम थे, कौन थे, टर्क्स थे ये भी, क्योंकि जो ओटोमन एम्पायर जो यहाँ पे आया था उसी के बाद तो यहाँ पे मुस्लिम हुए थे, वो भी टर्क्स हो गए, उनको जो कन्वर्ट किया था टर्क्स ही तो बन गए थे वो। तो जो टर्क्स हो गए वो, उन्होंने जब आवाज उठाई, तो ये जो टर्की था ये भी टर्क्स थे, तो इस वजह से दोनों एक जैसे थे, एक जैसे एथनिक उससे बिलोंग करते थे। तो इस वजह से टर्की ने क्या किया, 1964 में साइप्रस पे हमला कर दिया। और हमला करने के बाद साइप्रस का जो नॉर्थ वाला इलाका है, मतलब जो उत्तरी इलाका है ना, जैसे साइप्रस में आपको बना के दिखाऊं, एक मिनट रुकिए। हाँ, साइप्रस में अगर आपको बना के दिखाऊं ना, तो ऐसे से है साइप्रस, कुछ यूं, है ना,
ऐसे से ऐसा है ना, पूरा एग्जैक्ट नहीं बनना क्योंकि जगह भी नहीं है थोड़ी ऊपर को, ये थोड़ा ऊंचा रहेगा, ऐसे यूं रहता है, पर अभी समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है, यहाँ पे ग्रीन लाइन खींची हुई है, जो किसने खोली है, यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने खींची हुई है। वो क्यों खींची है वो भी आपको बताता हूँ। तो जो टर्की ने हमला किया है, जो नॉर्थ वाला इलाका है, टर्की ने कब्जा लिया है ना। जब टर्की ने कब्जाया है ना, तो इनकी तरफ से ये जो इधर क्रिश्चियन थे, इनकी तरफ से कौन आ गया, इनकी तरफ से ग्रीस की फोर्स आ गई, ग्रीस की सेना आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्रिश्चियन रहते थे वो ग्रीक थे, है ना, ग्रीस के बिलोंग करते थे, तो इस वजह से आपकी उसकी भी सेना आ गई, ग्रीस की सेना आ गई यहाँ पे। और जब ग्रीस की सेना आ गई तो दोनों सेना, टर्की की ग्रीस की सेना आमने सामने खड़ी हो गई। जब आमने सामने खड़ी हो गई तो यहाँ पे यूएन, संयुक्त राष्ट्र पाना पड़ा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र भी नया नया बना था, उसने आके फिर यहाँ पे समझौता करवा दिया और यहाँ पे लाइन खिंचवा दी यहाँ पे बीच में, ठीक है। अब ये जो लाइन के ऊपर ऊपर वाला इलाका था, टर्की के पास आ गया जब तक, फिर टर्की ने इसको कब 13 फरवरी 1975 को घोषित कर दिया अलग देश, है ना, और अलग देश घोषित करके यहाँ पे अलग प्रशासन चला दिया, ठीक है। तो अब ये तो हो गया पूरा इसकी हिस्ट्री। फिर इंडिया कैसे इससे बिलोंग करता है, क्योंकि इंडिया जो है जैसे कश्मीर में हुआ है ऐसे यहाँ साइप्रस के साथ हुआ है, तो इस वजह से इंडिया जो है इनको पूरा पूरा सपोर्ट करता है। ये भी इंडिया की कश्मीर के मुद्दे को पूरा पूरा सपोर्ट करता है, और ये भी इंडिया भी इनको सपोर्ट करता है। जब इनको अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी, जब भी इनको सपोर्ट करता था। जब ये 1975 में टर्की ने इसको अलग देश बना दिया, नॉर्थन, ये जो उत्तरी जो आपका साइप्रस है, जब भी इनको भारत सपोर्ट करता था। इसी तरह ये कश्मीर के मुद्दे में भारत को हर जगह सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बाकी जो अभी इनके जो संगठन, इनके साथ जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक बार आप पूरा बोर्ड देख लीजिए, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और मैंने पूरी कोशिश करी है आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमारी ये समझ नहीं आया। मैं अगली वीडियो 14 फरवरी की जो वीडियो होगी मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल 14 फरवरी को। और जो हमारा चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमको पूरा पूरा सपोर्ट करें, ताकि हम भी आपको और मेहनत करके सपोर्ट कर सके और ज्यादा टीचर आपके लिए ला सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, आज के इतिहास की वीडियो में 14 फरवरी की में। तब तक के लिए धन्यवाद।